Good morning. Last day we discussed in the chapter of rise of nationalism in Europe. लास्ट डे हमने बताया था कि जो नेशनलिज्म की फीलिंग यूरोप में डेवलप हुई वो फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों में सबसे पहले। नाइन्थ में आपने पहला चैप्टर पढ़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो कि आपका घटित होता है 1789 में, ठीक है। 1789 में उस समय फ्रांस में जो पूरा फ्रांस था वहां पे मोनार्की सिस्टम लागू था। इन फ्रांस इन हैंड ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। इससे लास्ट डे हमने बताया था कि जो भी आपके चेंजेज हो रहे थे, जो डेवलपमेंट हो रहा था, वो सिस्टम को चेंज करने की ही बात हो रही थी। जैसे पहले भी मोनार्की सिस्टम था, राजा होता था, लेकिन जो राजा काइंड हार्टेड था या पब्लिक की केयर करता था या उसके डेवलपमेंट के बारे में सोचता था, वहां तक तो सिचुएशन ठीक थी। लेकिन जब राजा एब्सोल्यूट डिक्टेटर हो गया, उसको पब्लिक का कोई केयर नहीं रह गया, और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक को राजा चुनने का अधिकार नहीं था। चाहे वो राजा एबल हो, चाहे वो नॉट एबल हो, करप्ट हो, किसी भी नेचर का हो, तो किंग सन ही नया बिकम अ न्यू किंग, राजा का पुत्र ही नया राजा हो जाता था। लेकिन फ्रांस में सिचुएशन तब बदली 1789 में, 1789 में, when the people became educated and when the industrialization comes in France, जब फ्रांस में इंडस्ट्रियलाइजेशन की बिगिनिंग होती है, लोगों में अवेयरनेस आती है, मिडिल क्लास इमर्ज होता है, तब जाके यहाँ पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं जिसके कारण फ्रांस आजाद होता है। जैसे आपने बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट पढ़े थे कि वहां पे जो राजा रहता है वो पब्लिक की केयर नहीं करता है। वहां पूरा सोसाइटी थ्री टाइप के क्लास में बटा होता है, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। लेकिन पब्लिक जो थर्ड स्टेट की रहती है वो मेजॉरिटी नंबर में रहती है, लेकिन उसको कोई राइट्स नहीं मिलता है। आपने टेनिस ओथ कोड की घटना पढ़ी थी जिसमें राजा उनपे जबरदस्ती कस्टम ड्यूटीज लगाता है, टैक्सेस बढ़ाता है, और वो लोग इसके विरोध में शपथ लेते हैं टेनिस ओथ कोर्ट के ग्राउंड में, और बाद में अपने आप को क्या कहते हैं, नेशनल असेंबली या स्टेट जनरल भी उसको घोषित करते हैं। धीरे धीरे यही सब आइडिया वहां के रिवॉल्यूशन का कारण बनता है और फ्रांस आजाद होता है। तो हमने पहले ही बताया कि 1789 में ये एब्सोल्यूट मोनार्क था जो बाद में डेमोक्रेटिक में चेंज हुआ, ठीक है। डेमोक्रेटिक में आपका चेंज हुआ, डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब आते हैं वहां पे चेंजेस क्या हुए, क्या बदलाव हुए आजाद हुआ तो, ठीक है। जैसे भारत आजाद होगा तो हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे कि जिससे आपको देश के प्रति लगाव हो, या आप देश के प्रति ऐसी फीलिंग डेवलप करेंगे कि आप अपने ड्यूटीज को समझे, देश के प्रति कर्तव्य को समझे। तो वहां पे द आइडिया ऑफ लॉ पर्सिया एंड द आइडिया ऑफ लॉ सिटियन डेवलप किया गया। आइडिया ऑफ लॉ पर्सिया का मतलब है, मतलब फादरलैंड, मतलब जैसे अपने यहाँ मातृभूमि है, वहां पे वैसे ही पितृभूमि की बात की जा रही है, ठीक है। एक मतलब पितृत्व की भावना और एक परिवार की तरह जोड़ा जा रहा है। तो एक पितृभूमि, जैसे अपने भूमि को एक पिता मानने की बात कही जा रही है और उससे संबंध विकसित किया जा रहा है ताकि आप अपनी फीलिंग को डेवलप कर सकें। और लॉ ऑफ सिटियन का मतलब ये है कि जैसे आप किसी भी रिलीजन के हो, चाहे आप क्रिश्चियन में कैथोलिक हो, प्रोटेस्टेंट हो, या इस्लामिक रिलीजन के हो, या किसी भी अन्य रिलीजन के हो, लेकिन सबसे पहले आप क्या है, द सिटीजन ऑफ फ्रांस है, मतलब उस देश के नागरिक हैं। ये चीजें सबसे पहले डेवलप